किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। सरजू भैया। हाँ भैया धीरज। देखो भैया, बात की जाए ना तो जो नहीं वर्ष 2025 है ये अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है ना। हाँ भैया जनबा, मतलब ये है कि जो खट्टा मीठा अनुभव के साथ ही साल अब समापन की ओर है और वर्ष 2025 जो रहा उस स्वास्थ्य और जीवन शैली के मामला में खट्टा मीठा यादन के मिश्रण रहा है ना। बिल्कुल भैया जनबा। और देखो आज अपन चर्चा भी है वर्ष 2025 के खट्टे मीठे अनुभव और साथ ही साथ भेंट वार्ता भी भैया का है। सुनाओ जी। मृदा के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कार्बनिक खादों की उपयोगिता, यानी वार्ताकार है डॉक्टर वेद प्रकाश और इनसे बतियाना है अपने राम प्रकाश पांडे भैया। बाकी लोकगीत तो भैया रहबे करे अरविंद मौर्य और उनके साथी के स्वर में। सही कहा तो भैया। देखो कहे मतलब है कि इस साल भी अपने अंतिम पड़ाव के तरफ अब है। और रही बात की जैसे अपन जो निसाल रहा ना भैया, हाँ कहूँ ना कहूँ खट्टा मीठा जो याद बताओ है यादों के तरफ तो वो महान जैसे अपन योजना तमाम तरह के हुई है। जैसे अपन किसान सम्मान निधि योजना, यहो विगत अन्य सालन के तरह यह साल भी अपने किसान पंचन के बदे मिलत रहा लाभ भाव जो बाटे। तमाम ऐसे जो सरकारी योजना चली जो बाटे अपने से हर मेल से जो कोशिश की हर मेल से देखा जाए जो बाटे। तो इस साल में जो कुछ ना हो पावा जो का अगले साल 2026 में है जो मैं कीन जाए। हाँ तमाम भाई ये सब खट्टा मीठा जो याद है ये तो रहबे करे। सही कहा तो भैया। बात की जाए जैसे अपने सब आर्थिक गतिविधि के तो जो अपन शेयर बाजार है ना, हाँ वही में भी सीमित रिटर्न जो बात देखे के मिला। और बात की जाए आर्थिक जगत के तो सोना और चांदी के दाम भी जो बाटे ना ऐतिहासिक तेजी देखे के मिली है। हाँ भाई उतार चढ़ाव लाग रहा था जो बाटे। कुछ पंच भैया है जो बड़े आसानी से जो खरीद लेते हैं जो और कुछ है जो वहाँ थोड़ा सा भाई हर आदमी के जो बाटे अपने धन अर्जन के हिसाब से जो बाटे वहाँ स्वास्थ्य लाभानी तो लागे रहते हैं। बिल्कुल सर जो भैया। और देखा भैया अगर बात की जाए प्रयागराज महाकुंभ और बनारस जैसन स्थान महत्वपूर्ण भूमिका में रही है जिसमें पर्यटन के बढ़ावा भी मिला है ना। बिल्कुल भैया जो बाटे। और देखा जाए तमाम योजना भी मिली जो बाटे यहाँ। हाँ जैसे मान लियो जनधन हो गया, आधार मोबाइल, हाँ यानी वित्तीय समावेशन की तरह जो बाटे मजबूत डिजिटल जो ढांचा साबित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बाटे, बालिका शिशु हाँ देखभाल और शिक्षा पर जो बाटे जोर देने के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गए। सभी की तरह जो बाटे बैंक खाता जब खोला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई जो किसान की तरह वित्तीय सहायता प्रदान की। यानी कि बहुत देखा जाए तो कहूँ न कहूँ से खट्टा मिठाई के याद बना रहा था। सही कहा तो भैया। और देखा भैया अपन जो भारत सरकार है ना, हाँ वो अपने किसान पेंशन के तमाम तरह से जो टैक्स भी जो कम कर दी। हाँ जोने से अपने किसान पेंशन का तमाम कृषि यंत्र है, हाँ मशीनरी है, हाँ सब पे यज्ञ के माध्यम से छूट के माध्यम से तमाम तरह से फायदा भी मिला है। हाँ जैसे जो छोट व्यवसाय रहे जो बाटे उनका ऋण दिए जो बाटे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता जो बाटे जो खुले जो शौच जो कर रहे वैसे राहत मिला। बिल्कुल। हाँ आयुष्मान भारत योजना में जो स्वास्थ्य बीमा की बात करा जाए या किसान सम्मान निधि योजना की बात करा जाए तो ये मेल से देखा जाए तो कहूँ न कहूँ से ठीक है बाय बढ़िया। हाँ बीता और आगे भी अच्छा रहे। सही कहा तो सजू भैया। और देखो भैया ना ये तो रही जो बाटे खट्टी मिट्टी यादें जो अपन ई वर्ष जो बीतत बाटे। लेकिन अपने किसान पंचन में एक जो है भेंट वार्ता भी लेके आई मृदा के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कार्बनिक खादों की उपयोगिता जो उनकी बताओ थे डॉक्टर वेद प्रकाश भैया और इनसे बतियान है राम प्रकाश पांडे भैया। तो चलो सुना जाए और अपने पंचे भी सुने। चलो सुना जाए। पंचो आज हमारे बीच में है डॉक्टर वेद प्रकाश भैया जो कृषि वैज्ञानिक
अब तो रिटायर्ड हैं, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। आवाज ये नहीं समझ जनबे ना कि मृदा के उत्तम स्वास्थ्य कार्बनिक खादों की उपयोगिता। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके हमारी पंचायती में स्वागत है। आपसे यह जानना चाहिए थी ना कि जैसे मैंने कहा था कि अपन स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो जाना सब कुछ अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ अंग्रेजी में कहा है, स्वास्थ्य धन है। तो मृदा स्वास्थ्य के क्या मतलब है ये बताओ पंच का। मृदा जो है एक जीवित तंत्र है, इसमें जीव होते हैं जैसे हम सब जी। हाँ, तो एक तो जीवों की संख्या, उसमें पौधों के लिए जो खुराक उपलब्ध कराती है उसकी क्षमता, और इसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ही जो हैं उन जीवों के भोजन होते हैं जी। और जमीन में पानी रोकने की क्षमता, उसमें हवा का संचार, जो कि जैसे हमें आपको जरूरत है वैसे पौधे को भी जरूरत है, इन सब पर मिट्टी का स्वास्थ्य निर्भर करता है जी। और ये मिट्टी के कटाव और प्रदूषण को भी रोकने में सहायक होता है। यानी पंच भैया जान लिए कि माटी का स्वास्थ्य अच्छा है तब ऐसा हुए का है। तो एमा कौन कौन चीज महत्वपूर्ण है पंच भैया वो का बनाए रहे जो ने स्वास्थ्य बढ़िया बना रहा है। सबसे पहले जरूरी है कि जो हमें उत्पादन लेना है वो अस्थायित्व उसका बना रहे। अच्छा। तो उसके लिए स्वस्थ मिट्टी जो है, उससे अगर स्वस्थ है मिट्टी तो उससे पौधे स्वस्थ होंगे और उससे बेहतर फसल मिलेगी, और बेहतर जब फसल मिलेगी तो उससे हमारा भी स्वास्थ्य या जानवर जो चारा खाएंगे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। दूसरी बात है कि पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। जैसे पानी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हवा की गुणवत्ता बनाए रखना, और साथ ही साथ जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव, इन सबको मिला करके जैव विविधता कहते हैं। तो इन सबको बढ़ावा देने में भी ये मिट्टी मदद करती है। अगली बात है संसाधन का प्रबंधन। जैसे पानी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और पोषक तत्व जिनसे पैदावार हमें मिलती है, तो उनके बेहतर उपयोग में ये सहायक होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है। बिल्कुल, ये तो तीन चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी अस्थायी कृषि की ताई, पर्यावरण संरक्षण की ताई, संसाधन प्रबंधन की ताई। लेकिन ये ऐसा ही बहुत चलता है ना, कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद हर पंच भैया कहा थी कि माटी बढ़िया रखे का है तो कार्बनिक खाद का उपयोग करा। तो कार्बनिक खाद का है प्राय किसान भाई जो है वो उर्वरकों को जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, इनको खाद कह देते हैं, जबकि ये खाद नहीं है, ये रसायन है जी। जैसे हम लोग जो है अंग्रेजी दवा लेते हैं तो तुरंत तो लाभ मिलता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं जी। तो इसी प्रकार से अगर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं हम लगातार तो उससे जो है मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसके लिए मिट्टी की जो असली खुराक है वो खाद कहते हैं। खाद को उसे चाहे कार्बनिक खाद कह लें या खाद कह लें, तो खाद के अंतर्गत गोबर की खाद, कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, खलियों की खाद जैसे नीम की खली, हरी खाद, सनैया ढैंचा की हरी खाद बनाई जाती है। तो ये सब जो हैं कार्बनिक पदार्थों से बनती हैं, इसलिए इन्हें कार्बनिक खाद कहते हैं। यानी पंच भैया का ही ध्यान देखा है कि जो हम डालत है वो खाद दूसर खा दिया है। तो ये से का फायदा रहा था उनके का भौतिक दशा या रासायनिक दशा में का स्थिति देखा मिला, दोनों में आप बताएं। हमारी मिट्टी जो है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, जिसे हम बालू, सिल्ट और क्ले कहते हैं। अच्छा। इन तीनों की आपस में एक रचना होती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि मिट्टी में जो है ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है या कार्बनिक खाद नहीं है, क्योंकि यही जोड़ने काम करती है इन कणों को जी, तो मिट्टी हमारी जो है वो कहते हैं कि अनुर्वर हो गई है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है या ऊसर हो गई है। तो उससे होता क्या है कि मिट्टी में अगर ये कण आपस में मिले नहीं हैं तो जैसे पानी ऊपर से डाला जाएगा तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं जी, जबकि पौधे जड़ से अपनी खुराक लेते हैं पानी में घुल करके। हाँ। तो इस प्रकार जो है मिट्टी की 3 प्रकार की दशाएं होती हैं। अच्छा। सबसे पहले जो है भौतिक दशा कहते हैं हम। भौतिक दशा का मतलब जैसे हमें आपको हवा पानी की जरूरत होती है जी, उसी तरह पौधे को भी जरूरत होती है। तो यदि पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खादों का हमने प्रयोग किया है तो मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होता है, उसमें हवा का संचार अच्छा होता है और उसमें जो है तापक्रम मिट्टी का जब ज्यादा ठंडक हो गई तब भी वो सामान्य करता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तब भी मध्यम में लाता है। इस प्रकार से जो है
ये अच्छा कार्य करता है। दूसरी बात, पानी रोकने की क्षमता। पानी जो है वो पौधे की जड़ के पास जरूरत है, उसी में पोषक तत्व घुल करके पौधे को मिलते हैं, तो वहां पर ये पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है। ये पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खादों का प्रयोग किया है हमने। अच्छा, तो एक भौतिक दशा की बात हुई है जी। रासायनिक दशा के बारे में बताओ। रासायनिक दशा का मतलब ये है कि पौधे की अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसान भाई प्रायः जो है यूरिया, डीएपी, पोटास 3 ही चीजों का प्रयोग करते हैं या कभी कभी जिंक वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं। तो 17 पोषक तत्व कहाँ तक प्रयोग करेंगे, इसलिए सबसे जरूरी है कि यदि हम इन कार्बनिक खादों का प्रयोग करें तो जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो सारे तत्व उनमें होते हैं, लेकिन सूक्ष्म तत्व फिर हमें अलग से नहीं देना पड़ेगा, खाली जिनकी मात्रा ज्यादा जरूरत पड़ती है पौधे को उन्हीं को देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है दूसरी बात यह है कि अगर कार्बनिक खादों का हमने प्रयोग किया है अच्छी तरह से, तो जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनका भी उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। इसको इस तरह से समझें, जैसे 50 किलो यूरिया हमने खेत में डाला और खेत में कार्बनिक खाद नहीं है तो मुश्किल से 20 किलो मिल पाएगी। और अगर हमने उसमें कार्बनिक खाद का भी प्रयोग किया है तो 50 किलो यूरिया में 30-35 किलो यूरिया तक पौधे को मिल जाएगी। इसी प्रकार डीएपी और पोटास के लिए भी है। इसलिए जो है कार्बनिक खाद जो है बहुत ही जरूरी है और इससे रासायनिक दशा में सुधार होता है। 2 दशा तो बात होगी, भौतिक दशा, रासायनिक दशा, लेकिन अब जैविक दशा की बात न करी ना, कहीं जैविक खेती सभी का आता है कि नहीं? तो जैविक दशा का वही हो बतावा। जैविक दशा का मतलब है, अभी आपसे बात हुई थी कि हमारी मिट्टी जो है जीवित तंत्र है। इसमें जीव हैं। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें हजारों लाखों की संख्या में जीव होते हैं। बिल्कुल। और उन जीवों का भोजन जो है ये कार्बनिक खादें ही होती हैं। तो वो जीव जो करते क्या हैं, जो भी उर्वरक या खाद खेत में प्रयोग करते हैं, उर्वरक प्रयोग करते हैं, उनमें भी इन जीवों का काम है। ये उसको उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिस रूप में पौधे अपनी खुराक लेते हैं। और खाद जो है, खाद तो हम देते हैं उनको, वो सड़ा गला करके जो है वो पौधे को उपलब्ध कराते हैं। या इनके बाद भी जैसे फसल हमने ले लिया, उसके बाद पौधों के ठूंठ और उनके जो भी तने के रह जाते हैं पोर्शन, उनको एक आ जाता है जमीन में, इनको जो है जुताई कर दीजिए, तो उससे वो मिल जाते हैं, मिल करके उनको सड़ा गला देते हैं। तो इससे इस तरह जो है जितने अधिक हम इनका प्रयोग करेंगे कार्बनिक खादों का, उतने ज्यादा जो है ये जीव होंगे। और जितने जीव होंगे इसमें कोई ये नहीं कि ज्यादा इनकी संख्या हो गई तो वो नुकसानदेह है, वो कोई नुकसानदेह नहीं, उतने अच्छी हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी। वो हमारे मित्र जी, और मित्र हमेशा नुकसान ना करते, चाहे जितना हो जाए, है कि नहीं? जी जी। दुश्मन नुकसान करे थी तो मित्र से कोनो दिक्कत ना है ना। लेकिन स्वास्थ्य की तय ये पर का प्रभाव पड़ता है कार्बनिक खाद के, का उपयोगिता है स्वास्थ्य की तय, योग पंच का बताओ। कार्बनिक खाद प्रयोग करने से एक तो सारे पोषक तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं, वो सब मिल जाते हैं, और इसमें जो है सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, उसको अलग से देने की जरूरत नहीं होती है जी। और इससे जो है इनकी पर्याप्त मात्रा मिट्टी में विद्यमान रहती है। इसके अलावा कार्बनिक खादों से पौधों पोषक तत्व जो है धीरे धीरे उनको मिलते रहते हैं। ये नहीं है जैसे आप रासायनिक खाद डाले तो उनका अगर वो इस फसल में नहीं मिला तो अगली फसल के भी काम नहीं आता है। तो ये जो है 1-2 साल तक जो है खेत में पौधों को धीरे धीरे मिलते रहते हैं। यानी एक बड़ी फायदा है कि एकदम 2 साल तक फायदा लिया जी, है कि नहीं जी, और कावा है। इसके प्रयोग से मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मतलब जड़ के क्षेत्र में जो है वहां पे पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। जो भी हम सिंचाई का पानी प्रयोग करते हैं तो वो अधिक पानी तो निकल जाता है, लेकिन पौधों के लिए जो आवश्यक है वहां जड़ क्षेत्र में ये पानी रुक जाता है और वो जो है पोषक तत्वों को घोल करके पौधों को उपलब्ध होता रहता है जी। इसके प्रयोग से जो है मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है मिट्टी के जो कण होते हैं महीन उनको जोड़ने का काम करती हैं, उनको एक संरचना बनाती हैं, तो उसमें स्थान रहता है ये हवा के आने जाने के लिए। अगर उनकी संरचना बिगड़ जाए तो फिर हवा नहीं जा पाएगी उसमें। तो इस प्रकार से मिट्टी के वायु का संचार भी जो है इसमें अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें आवश्यक पोषक तत्व होने के कारण
पौधे की संतुलित वृद्धि होती है। जैसे 17 पोषक तत्व हैं, अगर कोई सूक्ष्म मात्रिक तत्व एक कम हो गया तो फिर हमें जो पौधे की अच्छी बढ़वार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, और यहाँ तक कि उससे जो अन्न उपज होगा उसमें जो है मनुष्यों में, मनुष्य खाएंगे उनको या जानवर खाएंगे उनमें भी, जैसे जिंक का उदाहरण ले, आजकल जिंक हम लोगों को भी कमी हो रही है क्योंकि पौधे में कमी है जी। तो इसलिए जो है इसमें संतुलित वृद्धि होती है पोषक तत्वों की। इसके अलावा इसके प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है एक, जिसे CN रेशियो कहते हैं अंग्रेजी में, ये संतुलित रहता है। अच्छी मिट्टी उसे कहते हैं जिसका CN रेशियो 8:1 से लेके 12:1 तक होता है जी। तो ये जो है जब हम कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से CN रेशियो जो है मिट्टी का संतुलित रहता है, और ऐसे संतुलित रहने से जो है सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है जी। इसके प्रयोग से मिट्टी के तापमान पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे मिट्टी का तापमान ना बहुत ज्यादा कम हो पाता है, ना बहुत ज्यादा बढ़ने पाता है, जिससे वो फसलों के लिए उपयुक्त रहता है। इन खादों के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, और जिससे जो है उसके कटाव में, जब वो कण मिट्टी के आपस में जुड़े रहेंगे तो मिट्टी के कटाव चाहे पानी की वजह से हो या हवा जहाँ तेज चलती है वहाँ उसमें भी ये कटकर उड़ने से बच जाते हैं जी। इसके अलावा काफी अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर भी मिट्टी में इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो हम कार्बनिक खादों का प्रयोग अगर ज्यादा भी कर दें तो इससे मिट्टी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है जी। कार्बनिक खादों के प्रयोग करने से मिट्टी में उपलब्ध अविलेय तत्व विलेय रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण दें, जो किसान भाई DAP का प्रयोग करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट का, तो उसका अधिकतर हिस्सा अविलेय हो जाता है, ज्यादा ना घुलन जी। तो उसको जो है अगर कार्बनिक खादों की पर्याप्त मात्रा है तो उसको घुलनशील करके ये पौधों को भी मिल जाता है। तो इससे दो फायदे हुए, एक तो जो है जो हम कार्बनिक खाद प्रयोग किए उसमें जो पोषक तत्व थे वो तो पौधों को मिल ही रहे हैं, जो हम रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं उनमें भी जो अविलेय हो गए हैं उनको भी विलेय करके ये पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो इससे जो है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से भी कार्बनिक अम्ल बनता है, और वही अम्ल जो है इनको विलेय कर देता है अविलेय से जी। इसके अलावा इनके प्रयोग करने से फसलों की जल मांग घटती है। अगर पर्याप्त मात्रा में ये जीवांश खादें हैं खेत में तो ये पानी, जो भी हम सिंचाई का पानी प्रयोग करते हैं, ये आवश्यकता अनुसार उतना पानी रोक लेते हैं, तो और काफी दिनों तक वो रुका रहता है। तो इससे फसल में ज्यादा पानी नहीं देना पड़ता, हमारे पानी की मांग घट जाती है, यानी सिंचाई घटा जी जी। इसके अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का भोजन जो है यही खादें हैं। अगर खेत में इन खादों की, आजकल कहा जाता है ना कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है खेत में बहुत कम है, तो कार्बन जो है इन्हीं कार्बनिक खादों से मिलता है। तो जब कार्बन बहुत कम हो गया, ये खादें का प्रयोग हम नहीं कर पाए क्योंकि किसान भाई जानवर रखे नहीं है, गाय भैंस बहुत कम रखते हैं, तो खाद होती ही नहीं है। तो उससे जो है सूक्ष्म जीवों का भोजन नहीं मिलेगा और वो मर जाते हैं। तो इससे हमारी मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वो अनुर्वर हो जाती है। तो इन खादों के प्रयोग करने से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, यानी पंच भैया का आपन जो माटी के दशा है ना, अगर वो का सुधरी है, कार्बनिक खाद करी है तो मृदा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जी। चल जो पंच भैया आपका रेडियो सुना था उनसे कहा चाहिए। किसान भाइयों, आपको करना यह है कि जीवांश खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, और इसके लिए आप जो है कम गोबर में भी खाद बना सकते हैं। आप नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर सिंचाई की आपके पास साधन है तो हरी खाद के रूप में सनई ढैंचा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा पराली नहीं जलाना चाहिए। खेत में जो है जितने भी पौधे के ठूंठ हैं इन सबको सड़ा गला करके खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, आप रहे डॉक्टर वेद प्रकाश भैया, जो अवकाश प्राप्त कृषि वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रहे। आप हमारी पंचायती में मृदा के उत्तम स्वास्थ्य, कार्बनिक खादों की उपयोगिता के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया धीरज। हाँ भैया सरजू,
देखो राम प्रकाश पांडे भैया कितना बढ़िया फरिया पूछिन जोन बाटे डॉक्टर वेद प्रकाश से मृदा के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कार्बनिक खादों की उपयोगिता। और आशा है कि जोन पंच अपन रेडियो सुनता है ना ध्यान से, उनका जरूर खेती पाती में उनका लाभ मिले। लेकिन लाभ के साथे साथे जब लाभ मिला था तब बहुत कुछ अच्छा लगा था। यानी कि जब बाटे अरविंद मौर्य भैया हम तुम्हारा इशारा समझत है, कहे मतलब है कि अपने पंचन का आप जोन बाटे गीत गौनई से मनसाइन भी करवा दी जाए, है ना। तो चला सुना जा अरविंद मौर्य उन साथी के आवाज में जो है ये लोकगीत। चलो गाँव के मटिया हमरे गाँव के मटिया महान बबुआ और पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, हमरे गाँव के मटिया महान बबुआ पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं फसलिया, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं, लहर लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं फसलिया, लहर लहराए फसलिया मनवा मोहे गेहूं फसलिया। कहरे सरसों के या फूल पेड़ देख के होवे खुश हाय, हरे हरे पेड़ देख के होवे खुश हाय, हरे हरे पेड़ देख के होवे खुश हाय। पुत्र के समान पेड़ है सारे करो इन्हें रखवारी, पुत्र के समान पेड़ है सारे करो इनके रखवारी। अरे वृक्षारोपण कइके ओ वृक्षारोपण कइके बन जा तू धनवान, वृक्षारोपण कइके बन जा धनवान बबुआ, वृक्षारोपण कइके बन जा धनवान ओ धनवान बबुआ हो धनवान बबुआ, वृक्षारोपण कइके बन जा तू धनवान बबुआ, वृक्षारोपण कइके बन जा धनवान बबुआ, वृक्षारोपण कइके बन जा धनवान बबुआ। गोदिया करे शोभा जसवत मिट जाए पाप बह जवा, ललना गोदिया करे शोभा जसवत मिट जाए पाप बह जवा, तब होए भैया तब होए भैया जैसे कल्याण, पैदा होला गन्ना गेहूं पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, अरे दसवा से मिट्टी है जाए रोजगारी, शिक्षा नहीं मिली है नर नारी, ओ दसवा से मिट जाए बेरोजगारी, शिक्षा मिले सब नर और नारी। अरविंद सभा के हर संजय सभा के बढ़ जाए, संजय सभा के बढ़ जाए, माना बबुआ हो और महान बबुआ, पैदा होला गन्ना गेहूं पैदा होला गेहूं गन्ना, पैदा होला गेहूं गन्ना, हमारे गाँव
अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। सरजू भैया। हाँ भैया धीरज, देखो अपने जो अयोध्या मंडी से बाजार भाव आवा है ना, वो का अपने पंचन से चलो का साझा कर लीजिए। तो चावल जो कामन रहा होकर दाम रहा है 2,900 रुपया प्रति कुंटल, गेहूं तड़क भाव रहा 2,600 रुपया प्रति कुंटल, मक्का पीली रही 2,400, उड़द दाल काली रही 8,900 रुपया और चना देसी के भाव रहा 6,590 रुपया प्रति कुंटल। मसूर रहा 7,150 रुपया प्रति कुंटल, अरहर दाल 10,000 रुपया प्रति कुंटल, आलू उजर की 840 रुपया प्रति कुंटल रहा, प्याज ललकई 1,230 रुपया प्रति कुंटल रहा, टमाटर 2,750 रुपया प्रति कुंटल, लहसुन 6,180 रुपया प्रति कुंटल, बैगन 2,240 रुपया प्रति कुंटल रहा। और हरी मिर्च रही 3,150 रुपया, और हरी मटर रही 2,400 रुपया प्रति कुंटल, अदरक के भाव रहा 5,500, शिमला मिर्च रहा 2,900 रुपया प्रति कुंटल, गाजर रही 1,586 रुपया, फूल गोभी के भाव रहा 1,270, 1,150 रुपया प्रति कुंटल रहा बंद गोभी के भाव, और केला पक्का रहा 2,000 रुपया प्रति कुंटल। नींबू 3,040 रुपया प्रति कुंटल रहा, पपीता 2,740 रुपया, सेब 7,250 रुपया प्रति कुंटल, अनार 7,200 रुपया प्रति कुंटल रहा। और गुड़बट्टी के भाव रहा 4,400 और चीनी के भाव रहा 4,110 रुपया प्रति कुंटल। ये तो रहा जो अपने अयोध्या मंडी से बाजार भाव आवा रहा। और लगे हाथ अपने सब मौसम के जानकारी जो ना आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जो नावा है, वही के मुताबिक पिछले 24 घंटा के अधिकतम तापमान जो रहा वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उनकी सामान्य से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। न्यूनतम तापमान रहा है 8 डिग्री सेल्सियस, जो उनके सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। और सापेक्षिक आर्द्रता जो अधिकतम रही वो 89% रही, असापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम रही 72%, और हवा की गति रही 1.9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। और एक दिशा रही उत्तरी पश्चिमी। पूर्वानुमान यह है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहे, हवा सामान्य गति से पछुआ चले के आसार है ना? हाँ भैया, लेकिन काल है पंचायत कार्यक्रम में सुनी है, काल रहे कृषि जगत और चर्चा रहे अलविदा 2025, और साथ ही साथ एक भेंट वार्ता भी रही पंचपदे, यानी कृषि वानिकी में बोई गई फसलों एवं वृक्षों का प्रबंधन, यानी विशेषज्ञ रहे डॉक्टर अंजलि तिवारी और इनसे बतियाना है वंदना गुप्ता। भाई ये तो रहबे करे काल साथे तमाम तरह के और अपने बात कही भी रहे है ना? हाँ भैया जब भाई गीत गौने ना रहे जो कार्यक्रम है तो अच्छा नहीं लागत है। हाँ, लेकिन साथे जो बाटे आप जो समय कहत बा कि और पंचायत से कुछ बोले बताया कि समय नहीं बाटे, और भाई जाड़ो होत बा बिल्कुल समय से। तो कहे का मतलब है कि अपने सब जब भी कहीं भी जाड़ा का समय है ना, अब बाहर निकली तो वह तैयारी के साथ निकली कि अपने सबका ठंड के जो है ना एहसास ना हो, मतलब ठंड ना लागे। हाँ। और अगर अपने सब घर ही है तो पहरे ओढ़े रही अपन जोन भी कपड़ा है, ना हो कि नवा पुरान जोन भी रहे और अपने सबका पहरे रह चाहिए है ना? बिल्कुल भैया जो बटे, तो यही साथ जो बटे हमें यही कार्यक्रम से हमें यानी सरजू और धीरज का देर मती। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी हमारे कृषक श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाड़ी FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण।
श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। रात 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर होगा आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और आइए अब आपको कल के कुछ खास कार्यक्रमों से अवगत करा दें। कल सुबह 7:30 पर कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 पर सुर संगम और 8:30 से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चर्चा का विषय होगा योग भगाए रोग। इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार त्रियुग नारायण तिवारी की वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा वर्ष 2025 का लेखा जोखा।